मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप सभी अवगत होंगे कि बिहार में वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची का एक विशेष सघन पुनरीक्षण 25 जून से प्रारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई है उसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। उसके वैसे घमासान उसके पहले भी इस सघन पुनरीक्षण के टाइमिंग को लेकर के मचा हुआ था और ये लगातार चल रहा है। संसद से लेकर सड़क तक हम इस घमासान को देख रहे हैं, जहाँ विपक्षी दल निर्वाचन आयोग यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। खास करके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर जो सत्ताधारी गठबंधन है, कोलिशन है, अलायंस है, वह चुनाव आयोग के पक्ष में, ईसीआई के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल होना चाहिए और इस रूप में होना चाहिए कि जो गलत मतदाता शामिल हो गए हैं वोटर लिस्ट में, जो 2025 के जनवरी में अंतिम रूप से जिसको प्रकाशित कर दिया गया था, उनका नाम हटना चाहिए। विपक्ष भी कह रहा है कि गलत लोगों के नाम हटने चाहिए, लेकिन उसे इस बात की तिलमिलाहट है कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उन नामों के बारे में कारण नहीं बताया जा रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज के माध्यम से एक कैटेगराइजेशन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा है कि 22 लाख मृतकों के नाम काटे गए, 35 लाख ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली बिहार से शिफ्ट हो गए हैं, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं या अपने बूथ से शिफ्ट होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं, और कुछ लोगों के 7 लाख के आसपास के जो नाम हैं वह नाम कई जगह पे मल्टीपल बूथ्स पे है। अब कुछ अन्य भी कैटेगरीज है, 2 इसमें कहते हैं उन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया आदि इत्यादि करके कुछ कारण बताए गए। लेकिन किसके नाम किस आधार पर काटे गए हैं इसकी जानकारी आम वोटर्स को, जिनके नाम कटे होंगे, उन्हें नहीं मिली है। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि यह नाम हमने जो बूथ लेवल एजेंट है पॉलिटिकल पार्टी को, उनको दे दिया। अब ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वह बातचीत मूलतः सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया गया है उसको थोड़ा मैं एग्जामिन करने की कोशिश करूँगा आपके साथ, जो अखबार में छपा भी है। और आज तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए ये कह दिया कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों के नामों को आपको सार्वजनिक करना होगा, पंचायत और बूथों के साथ साथ। तो बूथ वाइज देना है, पंचायत और बूथों पर भी देना होगा, वीडियो के यहाँ देना होगा, और जो जिले का वेबसाइट है, जो स्टेट का वेबसाइट, इस पर देना होगा। इस रूप में देना होगा कि लोग सर्च करें, और जो देना होगा कारण सहित देना होगा। कौन लोग मृत हैं, कौन लोग वहाँ से परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं, कौन लोग हैं जिनका मल्टीपल स्थानों पर नाम है, आदि इत्यादि। तो यह मोटे तौर पर जो अभी तक उस सूची को 65 लाख लोगों के नाम की सूची को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था, उसका एक तरीके का पटक्षेप मान लेना चाहिए। इससे 22 अगस्त को पुनः सुनवाई हो सकता है कि पुनः मसला उठे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज इस मुद्दे को क्यों लेकर के आपके सामने आया हूँ, उसका कारण यह है कि उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें कहा कि जो लोग सेपरेट लिस्ट मांग रहे हैं कारण सहित, उनको इस बात का कोई अधिकार ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन उस सूची को उन्हें नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो कानून कहता है उसके तहत इलेक्शन कमीशन बाध्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए कहता है कि वो बाध्य नहीं है कि वो कारण बताए कि किन के नाम क्यों काटे गए हैं। हालांकि प्रेस रिलीज देते समय उसने बाकायदा जो मैंने संख्या बताई, जो कैटेगरी बताई, उसके आधार पर कैटेगरी वाइज संख्या दिया, लेकिन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए होंगे। अब आप कहाँ से ढूंढिए नहीं ढूंढिए, वो भी कह रहा है कि हमने ये सूची पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, उसके जो BLAs हैं पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। पॉलिटिकल पार्टियों से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि हमें तो बूथ वाइज मिला ही नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की एक एग्रीगेटेड सूची मिली है। अब हम कैसे पता कराएंगे कि राम प्रसाद या श्याम प्रसाद या रहमान किस पंचायत के रहने वाले, किस गांव के रहने वाले। और सुप्रीम कोर्ट में तो गजब हो गया, कुछ लोगों को वहाँ पेश किया गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से, ये कह के कि देखिए इन्हें मृत घोषित किया गया है और ये जीवित हैं,
और आपने पिछले सुनवाई में कहा था कि 15 ऐसे लोगों को ले आओ, तो 2-3 तो आपके कोर्ट में खड़े हैं, बाकी बाहर खड़े हैं, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है और लीडर अपोजिशन उनके साथ चाय भी पी। तो ये बहुत ही एक प्रहसन जैसी भी स्थिति हो गई। लेकिन जो एफिडेविट दिया वो हिंदू ने उसके बारे में 11 अगस्त को छपा, यानी 10 अगस्त को ये एफिडेविट दिया गया होगा। अब देखिए इस एफिडेविट में के बारे में क्या कहा गया है। मैं इसे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ के बताऊंगा और अपनी बात को इसी पर मैं केंद्रित रखूंगा। हालांकि मामले का पटाक्षेप हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और पब्लिक अथॉरिटी की ओर से यदि कहा जाए कि हम कारण नहीं बताएंगे, एक्शन लेंगे लेकिन एक्शन लेने का कारण नहीं बताएंगे, तो ये बहुत सारे गंभीर सवाल उठाता है। क्या इस एफिडेविट में कहा गया है? एफिडेविट में कहा गया, दरअसल कोर्ट में एक एडीआर करके संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो भी याचिका करता है। उसने कहा कि साहब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को आपने सूची दे दी, लेकिन हम भी याचिका करता है, हमको भी कारण सहित सूची दीजिए, किनको किस कारण से हटाया गया, इस तरह से आप कैटेगरी वाइज हमको सूची दीजिए। उसी के जवाब में एफिडेविट फाइल हुआ कि हम बाध्य नहीं हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो होता है, जो एक का नाम मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, इलेक्टर्स रूल्स RER 1960 के तहत हम बाध्य नहीं हैं। हम केवल जो सूची होगी, चाहे ड्राफ्ट में हो चाहे जिस रूप में भी हो, हम उस सूची को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस में रख देंगे, पब्लिक जाके देख सकती है, ये कानून में है। लेकिन हम आपको सूची नहीं देंगे, हम उसे पब्लिक डोमेन में कारण सहित नहीं बताएंगे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक पब्लिक अथॉरिटी है, एक संवैधानिक संस्था भी है और एक पब्लिक अथॉरिटी भी है। वैसे किसी भी संवैधानिक संस्था को यह अधिकार नहीं मिलता कि वो अपने शक्ति का उपयोग आर्बिट्रेरी तरीके से करे, यानी मन मर्जी के तरीके से अपने शक्ति का उपयोग करे। शक्ति का मतलब नहीं होता कि आप राजा हैं, किंग हैं, अब जो मन में आएगा करेंगे। यह डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान से चलता है, इसलिए रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं और रूल ऑफ लॉ लागू होता है। तो रूल ऑफ लॉ किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं हो, अधिकार नहीं देता कि जो भी आप गतिविधि करें, जो भी आप डिसीजन लें, आप बोलें कि हम उसका कारण नहीं बताएंगे। और यदि यह डिसीजन पब्लिक को प्रभावित करता है, लोगों को प्रभावित करता है, आप अपने घर में फैसला कर लें एज ए CEC कि हम आज क्या खाएंगे, वो आपका निजी मामला होगा। लेकिन यदि ऐसा कोई फैसला इवन अपने दफ्तर के किसी बाबू के बारे में या क्लास 4 एम्प्लॉय के बारे में करते हैं, कारण बताना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत बहुत स्पष्ट है कि जो भी निर्णय लिया जाता है वो रिजनेबल होना चाहिए, वो गुड फेथ में लिया जाए, वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। और चौथी बात है कि यदि किसी के विरुद्ध आप फैसला करते, निर्णय लेते हैं, तो नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट हियरिंग, विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। उसको अपनी बात कहने का मौका देना पड़ेगा। तो जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम बाध्य नहीं है देने के लिए और किसी को मांगने का भी अधिकार नहीं है, तो यह प्राइमा फेसाई मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय सेवा में बिताए हैं, सरकारी सेवा में बिताए हैं, और छोटे मोटे पद पर तो नहीं बिताए हैं, बड़े पदों पर IPS IAS में बिताए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और चूंकि आप भी उसी सेवा के, जिस सेवा के हम हैं, और आपको उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर CEC बनाया गया है, तो आप विचार करें कि आप ऐसा कह रहे हैं भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है, वो रिजनेबल होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, और नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग होना चाहिए। तो जिनके नाम कटे हैं उनका तो नुकसान हो गया, तो वे हियरिंग तो उनकी हुई नहीं, एक तरफा आपने काट लिया। और ये भी नहीं बताएंगे कि हमने क्यों आपके नाम काटे, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? वोटर का जो राइट है वायलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के राइट को सेफ गार्ड करने के लिए है।
क्योंकि जो फ्री एंड फेयर चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है, और उसके जितने पदाधिकारी डेपुटेशन पर रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है कलेक्टर्स एसडीओ यही लोग मोटे तौर पर चुनाव कराते हैं। यहाँ फील्ड में तो इलेक्शन कमीशन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शंस चलते हैं, उसका सुपरविजन होता है, उसका कंट्रोल होता है, उसका नियंत्रण होता है। वैसी दशा में पूरी जवाबदेही उसकी होती है, वो पब्लिक ऑफिस होता है। तो कैसे कह सकता है हमारे जैसे लोग इस बात को लेकर के चौंक गए। दूसरा जो ग्राउंड हमारे चौंकने का था, और एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा दंग रह जाने का था, वो ये था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था 2005 में, और इसीलिए पास हुआ था कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकार के दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हैं, कई जगहों पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जनता को जानने के अधिकार से वंचित किया जा रहा था। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वे तो निश्चित तौर से डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है एज ए पब्लिक अथॉरिटी और वो लोगों से संबंधित है, उससे कुछ एक्सेप्शंस भी उस एक्ट में दिए हुए हैं। जैसे थर्ड पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, उससे से उसकी निजता भंग होती है तो इनकार किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इंटेलिजेंस के बारे में, डिफेंस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, उसे इनकार किया जा सकता है, वो एक्सेप्शन उसी में दिए हुए हैं। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट से इस तरह की बातें नहीं पैदा होती, उसे न केवल देना है, अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड करना है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो SIR शुरू किया, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया, उसके बारे में जो आदेश निर्गत किया 24 जून को कि 25 से शुरू कर दिया जाए और क्या क्या करना हो, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये सारे के सारे उसने वहाँ अपलोड किए। अब कितने लोगों ने देखा नहीं देखा बात की बात है। हमारे देश में सभी लोग कंप्यूटर सेवी नहीं है, सभी लोग मतलब डिजिटल डिवाइड हमारे देश में है, लेकिन एनीवे BLO और क्या क्या लोगों ने पहुँचना शुरू किया, बताना शुरू किया, कई जगह पहुँचे, कई जगह नहीं पहुँचे, जो भी हो वो फेस तो ओवर हो गया है। तो उसे भी आपने अपनी वेबसाइट पर डाला, हर एक दिन की प्रगति आप उस पर डालते थे। आपने भी डाला कितने लोगों को लिस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि मर गए हैं या परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं, तो उनके नाम क्यों नहीं बताइएगा। मैंने भी अपने फेसबुक के माध्यम से DO पटना से अपने सिलसिले में ही पूछा था कि अरे भाई मेरा भी, मैंने चेक किया तो पता चला कि BLO से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बाद मेरा प्रशासन ने ठीक करा दिया। तो मैंने इसी संदर्भ में, उन्होंने मुझे बताया कि आपका नाम इंक्लूडेड है। तो मैंने पूछा यार, तो ये सारे जो एक्सक्लूडेड नाम है या जो इंक्लूडेड नाम है, दोनों को बूथ लेवल पर डिस्प्ले क्यों नहीं करा देते हो आप लोग। अब मुझे पता चला कि तो इलेक्शन कमीशन का हुक्म था कि नहीं करना है, डिस्प्ले नहीं करना है। सोचिए बात, यानी आप अपने नीचे के सारे पब्लिक अथॉरिटीज़ को भी ऐसा करने से रोक दे रहे हो ताकि जनता को पता नहीं चले। क्यों नहीं पता चले? राइट टू वोट मेरा फंडामेंटल राइट अगर हो सकता है तो उस राइट टू वोट को कैसे तुम बिना सही प्रोसीजर के ख़त्म करा दोगे? तो आप नहीं करा सकते। तो इस अफिडेविट के बारे में पढ़ करके हमको आश्चर्य हुआ था कि ऐसा कैसे हो गया। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने न केवल भारत के जो वोटर्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा की, मैं कहूँगा सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के भी प्रतिष्ठा को बचा लिया, ये कहते हुए कि आप उसे सार्वजनिक करें, आप उसे सर्चेबल बनाएं। अगर वेबसाइट पे आपको डालना है 3 दिन के अंदर, और अगले ट्यूसडे तक आप उसे बूथ लेवल से लेकर के और ब्लॉक लेवल तक सभी को बिल्कुल क्या कहते हैं कागज़ के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध कराएं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये आप वोटर के रूप में हमें समझना चाहिए कि यदि चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी उसके नीचे हो, अगर ऐसा कुछ करता है जिससे हमारे राइट टू वोट का हनन होता है, तो उसको कारण बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। हमें बिना शोकाज का मौका दिए हुए वो हमारे विरुद्ध कुछ कर दे कि आप वोट ही नहीं दे पाइएगा, ये उचित नहीं है, क्योंकि कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता, परंपराएं भी इसकी इजाज़त नहीं देती। और आप एक कानून कोट करके बोलेंगे अधिकार नहीं है, दूसरा कानून कहता आपको देना पड़ेगा। इसलिए समग्रता में चीज़ों को देखना चाहिए। मुझे इस बात के लिए आश्चर्य हुआ, इलेक्शन कमीशन को जिसने भी एडवाइस किया हो या उनके पदाधिकारीगण, मैं तो सोचने के लिए बाध्य हो गया कि अरे भाई, तुमने जीवन भर तुम लोग IAS अफसर रहे हो, तुमने किया क्या? इसका मतलब कि आप लोगों से छुपाते रहे हो, जो भी फैसला लेते रहे हो। अरे तुम कोर्ट करते हो, एज ए कलेक्टर हमने किया हुआ है, एज ए लेबर कमिश्नर हमने किया हुआ है, तो एज ए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किया हुआ है,
तो आप उसका कारण देते हो ना, जो फैसला करते हो। तो तुम बिना कारण के किसी को जिता देते, किसी को हरा देते, तो जेल चले जाते तुम। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों से भी अपरिचित हो। मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि भैया, नियम कानून, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब की समग्रता से जानकारी लेकर के ऐसा कोई काम करना चाहिए, ताकि लोग तो आते जाते रहेंगे। जो पदधारक हैं वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उन पदों की मर्यादा, उस दफ्तर की मर्यादा संदेह के बनी रहे और संदेह के घेरे में नहीं आए। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन अनफॉर्चुनेटली, मैं कहना चाहूँगा, संदेह के घेरे में आ गया है। अभी संदेह कितना सही है, कितना गलत है, इस पर तो मैं बहस नहीं कर पाऊँगा इस छोटे से वीडियो में, लेकिन उससे उसको बचना चाहिए। मित्रों, यही बात मुझे आपसे कहनी थी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।